जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ अपने बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए GEO 201 यानी ज्योग्राफी का 201 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट्स, पेपर आपका 2023-24 का है और पेपर के टाइटल की बात करें तो ज्योग्राफी के अंतर्गत इस पेपर का टाइटल है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, इस पे हम इस पूरा वीडियो को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो को में छोटी छोटी बातें जो बताई जाएंगी नोट करिएगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी सबसे अच्छे ढंग से संपन्न करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए सबसे अच्छा और ऑथेंटिक सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका लाइक शेयर सपोर्ट तो बनना चाहिए हमारे चैनल के साथ। साथ ही साथ स्टूडेंट, जो आपके पेपर हो रहे हैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसकी PDF हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से हम आपको आंसर की के वीडियोस भी कराते रहेंगे। ठीक है, जो एग्जाम होने के बाद होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र में कौन से तत्व आमतौर पे शामिल होते हैं? यानी जो आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल में कौन कौन से चीजें जो शामिल होती रहती है। तो स्टूडेंट, बायो जियोकेमिकल साइकिल जो होता है इसमें बोला है कौन से तत्व आमतौर पे शामिल होते हैं। तो आमतौर पे स्टूडेंट इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो पहला ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है ये दोनों शामिल रहते हैं स्टूडेंट। लेकिन ज्यादा हमको किसमें दिख रहे हैं? तो आमतौर पे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इसके साथ ऑक्सीजन भी शामिल रहता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर है ये सारा चीज है, बस ऑक्सीजन नहीं है। तो ज्यादातर ये शामिल है, तो ऑप्शन हम डी को मान के चल रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें आप ऑक्सीजन को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है जिसको भू रासायनिक चक्र करते हैं, उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, दोनों है लेकिन इसमें 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, उसमें 3 मिला है, तो ज्यादातर ये शामिल होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पूछ लिया तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन को भी आप ऐड कर लीजिएगा। वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण क्या है स्टूडेंट? यानी जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोल रहा है, उसका एक मेन रीजन क्या है? तो स्टूडेंट कह रहा है अत्यधिक वर्षा, अधिकाधिक वृक्षों का रोपण, नगरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास। ठीक है, ठीक है, अत्यधिक और उसके बाद चौथा ऑप्शन कर रहा है वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि। तो स्टूडेंट, जो नगरीकरण है, डिफॉरेस्टेशन है, इससे नगरीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास होने से, यानी जो अर्बनाइजेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके वजह से पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है। शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है और शहर के किनारे जो गाँव के एरिया है, जो जंगल के एरिया, सब कटते जा रहे हैं। वनों की कटाई ज्यादा होती जा रही है, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? तो स्टूडेंट, जो वनों की कटाई है जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान करती है? तो ऑप्शन कह रहा है जलवायु परिवर्तन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है, कम नहीं करता है। जितना जलवायु परिवर्तन होगा तो कार्बन इसका उत्सर्जन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका इमिशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, वही मैंने बताया ना, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन जो है वो बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस का भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिट्टी के कटाव का प्राथमिक कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव को इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन जो है इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका वन मेन रीजन कह रहा है आवरण फल से लगाना, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स नहीं, वनों की कटाई ये तो कारण है, पहाड़ियों पर सीढ़ियों का निर्माण, वर्षा की कमी। तो स्टूडेंट, मिट्टी का कटाव क्यों होगा? जब मिट्टी का कटाव होता है जब पेड़ों को हटाया जाता है, पेड़ों को काट के खत्म किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, तब मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, मट्टी ज्यादा बहेगा, क्योंकि वहां पे पेड़ नहीं रहेंगे तो ऊपरी परत क्या हो जाएगी? बह जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, वनस्पतियां मृदा अपरदन को रोकने में कैसे इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती हैं? तो ठीक है, तो जो वेजिटेशन है वो कैसे सॉइल इरोशन को यानी मृदा अपरदन को रोकता है? वेजिटेशन यानी वनस्पतियां कैसे रोकती हैं? तो स्टूडेंट कह रहा है जल प्रवाह को बढ़ावा देकर। तो जल प्रवाह को बढ़ावा देगी कि घटाएगी? जब हमारे यहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियां रहेंगी तो वो क्या करेंगी? जड़ों के साथ मिट्टी को स्थिर करके तथा सतही अपवाह को कम करके, यानी बाई स्टेबलाइजिंग सॉइल विथ रूट्स एंड रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ। ठीक है,
तो जो सरफेस की मिट्टी को बहना क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कर रहा है विच व्हाट इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो कृषि पर मृदा अपरदन का एक परिणाम क्या है, यानी जो एग्रीकल्चर पे जो है वो सॉइल इरोजन का एक परिणाम क्या है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे कर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, नहीं, जो फर्टिलिटी होती है स्टूडेंट वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फसल की पैदावार भी घट जाएगी, उपजाऊपन भी घट जाएगा, तो पहला दूसरा तो वैसे घट जाएगा। ठीक है, मिट्टी के और जलाधार में सुधार होना, ये भी जो ऑप्शन सी है वही राइट होगा कि एक परिणाम क्या है, यानी जो मृदा अपरदन का एक परिणाम यही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी, यानी कृषि उत्पादकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी एक रणनीति मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है, यानी कौन सी स्ट्रेटेजी मिट्टी के कटाव को रोकेगी। ठीक है, यानी सॉइल इरोजन को रोकेगा। तो कह रहा वनस्पतियों को साफ करना, वनस्पतियां हटा देंगे, झाड़ियां वनस्पतियां पेड़ पौधे हटाएंगे तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा। कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करना, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस को लागू करना। सतही अपवाह में वृद्धि, यानी पानी का फ्लो बढ़ा देना, सॉरी इरोजन, सॉइल इरोजन को बढ़ा देना। और फिर कहा सघन जुताई, तो सघन जुताई से भी ये सारी चीजें होंगी, लेकिन रोकेंगी कैसे, कृषि वानिकी प्रथाओं को लागू करके, यानी जो जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस है कि मिट्टी नहीं काटना है, झाड़ियों को, जंगल को नहीं साफ करना, इन सब चीजों को रोकेंगे तभी जाके सॉइल इरोजन रुकेगा, मृदा अपरदन रुक जाएगा। अगला प्रश्न, वनों की कटाई वन्य जीव के आवासों को कैसे प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट जो वनों की कटाई है यानी डिफॉरेस्टेशन, वो कैसे वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो स्टूडेंट ये इट रिड्यूजेज, जो ऑप्शन सी है उसको ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, ये प्राकृतिक आवासों को कम और खंडित करता है। तो इसके थ्रू, क्योंकि जब वनों की कटाई है तो क्या करता है, प्राकृतिक आवासों, यानी जो प्राकृतिक आवास क्या है, पेड़ पौधे जानवरों के, उन सब जो जंगल है वही ना प्राकृतिक आवास है जानवरों का, तो उसको क्या कर देता है, कम और खंडित करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इससे जो है वनों की कटाई जो है जीवों के आवासों को क्या करती है, प्रभावित करती है, उनके घर खत्म हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं तो पंछियों के घोंसले खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अगला प्रश्न, हवा या पानी द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हवा या पानी द्वारा, ठीक है, तो जो पहली परत को हटाने को सॉइल इरोजन ही कहते हैं। पहली परत जब मिट्टी की हटती है तो उसको मृदा अपरदन या अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपरदन मतलब यहाँ पे मृदा अपरदन ही है, सॉइल इरोजन ही है। ठीक है, टॉप सॉइल जब विंड या वाटर से हटेगी, जो टॉप सॉइल होगी, तो वो उसको हम आपका सॉइल इरोजन कहेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है, यानी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो स्टूडेंट प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपका क्या है, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो होता है वो आपका प्राइमरी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को, कई लोग कार्बन को बोल देंगे कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, नहीं स्टूडेंट्स, सल्फर को माना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट माना जाता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठोस ईंधन के उपयोग से खाना पकाने वाले घरों के अंदर वायु प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो इंडोर हाउस में जो है ठोस ईंधन यानी लकड़ी कोयला, इनसे खाना बनाने का वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो भैया जो घर के अंदर बनता है लकड़ी जलाना या बायोमास। ठीक है, तो इसके बायोमास मतलब उपले उपले कंडे उंडे का इस्तेमाल करके जब खाना बनाते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा घर के अंदर प्रदूषण होता है। सिगरेट का धुआं से थोड़ा ना घर पे खाना बनता है, गैसोलीन का धुआं नहीं लगता है, और रेडान गैस का इस्तेमाल नहीं होता। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अम्लीय वर्षा के वृद्धि में कौन सा प्रदूषक शामिल है, यानी जो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा बोले तो स्टूडेंट मैं एसिड रेन बता रहा हूँ, बहुत बार अंग्रेजी टर्म दे देता है। तो एसिड रेन में कौन कौन सी गैस इस्तेमाल मतलब शामिल होती है। तो स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट करिएगा कि जो यहाँ पे एसिड रेन पूछ रहा है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फैक्ट्रियों से और गाड़ियों के धुएं से निकलता है, और एसिड रेन अम्लीय वर्षा कराते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो ऑप्शन बी आपका है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके साथ साथ सल्फर ऑक्साइड भी कराता है। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सा कराता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी कराता है। ठीक है, तो ये आपका एसिड रेन में शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा, और ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सब आप जान लीजिएगा। कौन सा संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो संगठन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता मानक और नियम निर्धारित करता है। ठीक है, तो कह रहा है ग्रीन पीस, पर्यावरण संरक्षण ईपीए, ठीक है, यानी इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो जो क्लीन एयर से जुड़ा हुआ है, जो यूनाइटेड स्टेट का
रेगुलेशन जो वो करता है, सेट द क्वालिटी एयर इंडेक्स इन द यूएस में, तो वो यूएस में सेट करता है जो स्वच्छ या गुणवत्ता पूर्वक हवा का मानक, वो ईपीए करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लड ज्यादातर यानी बाढ़ अक्सर कहाँ आती है, ज्यादातर कहाँ आती है? तो कह रहा है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में बहुत कम बाढ़ आती है, कैसे बहुत ज्यादा आ जाएगी? आजकल थोड़ा सा हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, तो रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, लेकिन ज्यादातर नहीं आती है। पहाड़ के चोटियों पे कैसे बाढ़ आ जाएगी? तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया में, जहाँ पे नदियां हैं, कोस्टल एरियाज में बाढ़ ज्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आती है जहाँ पे रिवर और फ्लड जो होता है, रिवर फ्लड प्लेन्स होते हैं। कोस्टल एरिया में क्या होता है, रिवर फ्लड प्लेन्स होते हैं, तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे बाढ़ ज्यादा आती है, ठीक है। नदी वाले क्षेत्रों में भी आती है। अगला प्रश्न, गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से किस प्रकार के चक्रवात अक्सर तूफान का कारण बनते हैं? गर्म और ठंडी वायु से कौन से चक्रवात बनते हैं स्टूडेंट? तो गर्म और जब ठंडी राशि मिलती है तो जो चक्रवात, जो साइक्लोन आता है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रॉम आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो साइक्लोन आता है उसको एक्स्ट्रोट्रॉपिकल बोलते हैं, अति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, एक्स्ट्रोट्रॉपिकल स्टूडेंट, ठीक है। ये कैसे आते हैं? ये जब नदियों और जो समुद्रों के ऊपर जो गर्म पानी जब गर्म होता है तो इसको ताकत मिलती है। इट डिराइव एनर्जी फ्रॉम वार्म ओशन वाटर, ठीक है, वार्म ओशन वाटर से इनको ताकत मिलती है, ठीक है। तो ये आते हैं गर्म और ठंडी वायु के राशि से मिलने से, ठीक है। अगला प्रश्न जो ये कह रहा है कि अगला नहीं, ये जो पोलर चक्र, ध्रुवी चक्रवात होता है स्टूडेंट्स, जो पोलर वाला होता है, ये जो ध्रुवी चक्रवात है, तो ये स्मॉल स्केल का स्टॉर्म होता है, छोटे स्तर का स्टॉर्म होता है, और ये पोल्स के नजदीक आता है। पोल्स मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल के आसपास ये ज्यादा आता है, ठीक है। तो और ठीक है, तो एक्स्ट्रो ट्रॉपिकल जो होता है ये गर्म और ठंडी वायु से होते हैं। ट्रॉपिकल वाला जो होता है ये बस गर्म वायु से होता है। ये गर्म समुद्र स्तर के गर्म जल से, बस ये ट्रॉपिकल वाला, एक्स्ट्रो ट्रॉपिकल, सॉरी इसको ट्रॉपिकल करिएगा, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ट्रॉपिकल के लिए है। ये बस गर्म हवा से, और गर्म और ठंडा हवा से जो है वो अति उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। उष्णकटिबंधीय होते हैं वो गर्म हवाओं समुद्रों के ऊपर से, उसके वजह से बनने से बन जाते हैं, समुद्र के गर्म पानी की वजह से। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा कारक मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता को निर्धारित करता है? यानी कैसे उसकी जो इंटेंसिटी यानी तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी कैसे उसकी तय की जाती है जो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल की बात कर रहा है। तो ओशन वाटर टेम्परेचर, मैंने बताया ना, जब उष्णकटिबंधीय की बात की जाएगी तो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, तो ये जल, महासागरीय जल का जब तापमान में वृद्धि होती है उसके कारण आते हैं, ठीक है। और एस्ट्रोट्रॉपिकल गर्म और ठंडे हवा के मिक्सचर से आ जाते हैं, ठीक है, जिसको अति उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय को पूछा है, तो महासागरीय जल के तापमान में बढ़ने की वजह से ये आते हैं, इंटेंसिटी के बढ़ जाने की वजह से ये आते हैं। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा, ओशन वाटर टेम्परेचर, यानी महासागरीय जल का तापमान में जो है बढ़ोतरी के नाते ये हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूकंपी तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है, और रिक्टर स्केल पे भूकंप को, ठीक है, भूकंप को रिक्टर स्केल पे हम नापते हैं। तो भूकंपीय तरंगों में सबसे पहले जो सिस्मोग्राफ पे स्टूडेंट दर्ज की जाती हैं वो कौन सी वेव होती है? वो पी वेव होती है। इसी को प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। ये पी वेव होती है, ठीक है। और जो यस वेव है इसको प्राइमरी वेव कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पी मतलब प्राइमरी वेव, और यस वेव होती है इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है। तो जो सेकेंडरी वेव है ये सेकेंडरी होती है, और जो सबसे पहले दर्ज की जाती है वो प्राइमरी वेव यानी पी वेव दर्ज की जाती है। तो आप याद रखिएगा, पी से प्राइमरी, पी से प्राथमिक, तो पी वेव ही सबसे पहले दर्ज की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने का क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या कहलाता है? देखिए, तीव्रता का पैमाना पूछा है, यानी इंटेंसिटी स्केल की बात कर रहा है। तो भूकंप को हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, लेकिन इंटेंसिटी जब नापते हैं तो उसके लिए मार्केली स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मार्केली इस्तेमाल करते हैं। इसको एमएमआई के नाम से जाना जाता है। अगर एमएमआई दिया रहा है तो आप जान जाइएगा इसका पूरा नाम है मोडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी, मोडिफाइड मार्केली इंटेंसिटी, ठीक है, स्केल। तो एमएमआई स्केल के नाम से भी ये जाना जाता है, एमएमआई स्केल के नाम से ये जाना जाता है। मार्केली स्केल से ही हम क्या नाम था, इंटेंसिटी यानी तीव्रता के नाम, तीव्रता का पैमाना ये कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का पैमाना जो है मार्केली स्केल से वो कहलाता है। जलवायु परिवर्तन क्या है, यानी क्लाइमेट चेंज क्या है? तो स्टूडेंट, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो ये कह रहा है तापमान में मौसमी बदलाव। मौसमी बदलाव जलवायु परिवर्तन नहीं है। मौसम की स्थिति में दैनिक उतार चढ़ाव, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है।
जो ऑप्शन बी आपका कह रहा है पृथ्वी के जलवायु प्रतिरूप में दीर्घकालिक परिवर्तन, लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ क्लाइमेट पैटर्न्स, ठीक है। तो जब पृथ्वी के जलवायु प्रतिरूप में दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए बदलाव होने लगता है, देखिए अब जलवायु परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं, और जब ठंड आना चाहिए तो ठंड नहीं आ रहा है, ठीक है। इस समय काफी कठोर ठंड पड़ना चाहिए, कुहेसा पड़ना चाहिए, तो नहीं बदल, तो जलवायु परिवर्तन है, पृथ्वी क्या हो रही, गर्म होते जा रही है, और ये दीर्घकालिक परिवर्तन होता है। नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषता क्या होती है? तो अगला प्रश्न कर रहा है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवरीन फ्लड क्या होता है, या नदी बाढ़ का प्राथमिक विशेषता क्या कहलाता है? तो नदी बाढ़ का जो प्राथमिक विशेषता होता है वो क्या करे, तूफान लहरों के कारण, तीव्र प्रचंड बाढ़ के कारण, नदी और जलधाराओं में उफान आने के कारण। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है, कि नदी बाढ़ की प्राथमिक विशेषता है नदी और जलधाराओं में उफान का आना, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का सूखा सतही जल और भूमिगत जल में आपूर्ति में कमी से संबंधित है? किस प्रकार का सूखा, ठीक है, यानी विच टाइप ऑफ ड्रॉट इज रिलेटेड टू डेफिसिट इन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, यानी सतही जल और भूमिगत जल पे आपूर्ति में कमी से संबंधित है। तो स्टूडेंट इसको जल विज्ञानी सूखा यानी हाइड्रोलॉजिकल ड्राट के नाम से हम इसको जानते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के नाम से जानते हैं इसको, हिंदी में जल विज्ञानी सूखा या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट भी लिखा रहेगा, तो याद रखिएगा, जो सतही और भूमिगत जल से यानी सरफेस और आपका ग्राउंड वाटर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को कैसे प्रभावित करता है? तो सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को कैसे प्रभावित करता है? तो हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, तो सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट क्या करता है, आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, ड्रॉट घटाएगा, कभी किसी चीज को बढ़ाएगा नहीं। वो ड्रॉट जब सूखा पड़ेगा तो कोई चीज बढ़ेगी नहीं, मतलब इनकम विकास विकास ये सब घट जाएगा। तो ऑप्शन सी जो कह रहा है जल की कमी, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जल की कमी और आर्थिक हानि का कारण बन के, कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस, तो जल की कमी और आर्थिक हानि का कारण बन के ये सामाजिक आर्थिक सूखा समुदायों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न पूछा व्हाट इज साइक्लोन, चक्रवात क्या है? तो कह रहा उच्च दबाव प्रणाली, एक प्रकार का तूफान, कई लोग तो इसी को लगा देंगे, घूमती हवाओं के साथ निम्न वायु दाब प्रणाली, यानी जब हवाएं घूमती हवाओं के साथ क्या होता है, निम्न वायु दाब प्रणाली, जिसको बोला जाता है लो प्रेशर सिस्टम विथ रोटेटिंग विंड्स, तो ये इसको बोला जाता है साइक्लोन, अ लो प्रेशर सिस्टम विथ रोटेटिंग विंड्स इज नोन एज साइक्लोन, ठीक है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं अब क्या कह रहा है, ध्रुवी चक्रवातों की क्या विशेषता है? ध्रुवी चक्रवातों की क्या विशेषता है? उच्च दबाव प्रणाली, गर्म तापमान, उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर, डी करा ध्रुवी क्षेत्रों में निम्न दबाव प्रणाली। तो ध्रुवी चक्रवात आता है ध्रुवी क्षेत्रों में, जब क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो पोलर रीजन है वहां पे लो प्रेशर यानी निम्न दबाव पड़ने के कारण ध्रुवी यानी पोलर साइक्लोन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल के जलवायु परिवर्तन के रुझान का प्राथमिक चालक क्या है, यानी प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रिसेंट क्लाइमेट चेंज ट्रेंड। तो स्टूडेंट जो प्राथमिक चालक है, यानी आज मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, प्राइमरी कारण क्या है? तो कह रहा है सौर गतिविधि नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं, ऑप्शन बी ध्यान से देखिए मानवीय गतिविधि, यानी ह्यूमन जो कर रहा है, मानव जो कर रहा है उसी के कारण जो है ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम गाड़ियों से बहुत ज्यादा धुआं का कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तरंगों का वो कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, इन सब चीजों से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, गाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़े हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, यानी किस ग्रीन हाउस गैस जो है कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर जो बढ़े हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस? तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़े हुए चीजों के लिए क्या है, जिम्मेदार है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहैंस्ड, बढ़ा हुआ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। तो स्टूडेंट 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि 80% जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 80% पूरे यूएस में जो गैस का इमर्शन हुआ उसमें 80% कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ी हुई ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य वैश्विक सहयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है, यानी ग्लोबल कोऑपरेशन में जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कौन सा मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात बोल रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
तो स्टूडेंट जब इसकी बात हम करते हैं तो इसके लिए आता है पेरिस का, पेरिस में हो रहा है ना जलवायु क्लाइमेट चेंज समिट, पेरिस में अभी हुआ है कुछ समय पहले। इसका लक्ष्य क्या था स्टूडेंट, कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक नीचे करना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी जो इंडस्ट्रियल लेवल के लिए ग्लोबल वार्मिंग का मानक तय है ना, उस मानक से 2 डिग्री तक जो है ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण को नीचे ले जाना है, हमें कम कर देना है। ये लक्ष्य यहाँ पे तय किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, इस शब्द से क्या मिलता है? तो इकोसिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है, जीवों और उनके बीच भौतिक वातावरण, जीव और उनके भौतिक वातावरण, यानी आप कह सकते हैं कि जो मतलब इंसान है और उसका जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके बीच क्या है, परस्पर क्रिया करने वाला एक समुदाय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, कम्युनिटी ऑफ इंटर एक्टिंग ऑर्गेनिज्म देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि गतिविधि, यानी कृषि गतिविधि से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो स्टूडेंट कृषि गतिविधि से जब घर सारी जब बात हम करते हैं तो स्टूडेंट जो है खेती करने से या खाद वाद को सड़ाने गलाने से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो कृषि एक्टिविटी से जो ग्रीन हाउस गैस ज्यादा सबसे निकलती है वो क्या है, मीथेन है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मीथेन ही सबसे ज्यादा निकलता है, खाद से, लकड़ियों के जलने से मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी ये तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल की बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उस साइक्लोन का क्या नाम है, हरिकेन नाम है, हरिकेन। उस तूफान को हम क्या कहते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्न से कौन सा जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है, यानी कौन सा स्रोत नहीं है, ये पूछा, गैर बिंदु स्रोत है। तो कर अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो क्या करा, जल प्रदूषण का इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है। तो कह रहा वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, फैक्ट्रियों से निकला तरल अपशिष्ट, फैक्ट्री डिस्चार्ज, तो ये तो स्रोत है, ये ऊपर वाला भी स्रोत। ऑयल स्प्लिट, तेल का रिसाव होना, इससे भी पानी गंदा होगा तो ये भी प्रदूषण करेगा। कृषि क्षेत्रों से अफवाह, रन फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड। तो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चरल लैंड से पानी निकलता है, खेत में आप सिंचाई कर दिए तो उससे जो है नदी, उससे क्या होता है, उससे जो है जल प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्रों से जो अफवाह है उससे जो, यानी जो जल उससे बह के आ रहा है कृषि क्षेत्रों से, उससे जो जलवायु जल प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के संदर्भ में यूट्रिफिकेशन, देखिए अंग्रेजी शब्द दे दिया, इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट आपको अंग्रेजी शब्द पढ़ने पर जोड़ देता हूं। यूट्रिफिकेशन क्या दिखाता है? तो स्टूडेंट यूट्रिफिकेशन है वो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गेई ड्यू टू न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, यानी एल्गी का, एल्गी जो होता है ना, एल्गी आप पढ़े होंगे, तो एल्गी का जो होता है वो बहुत ज्यादा उसका मतलब उसमें वृद्धि हो जाना, उसमें ग्रोथ हो जाना, जिसको हिंदी में कहें तो पोषक तत्व संवर्धन के कारण शैवाल, हाँ एल्गी मतलब शैवालों में अत्यधिक वृद्धि हो जाना, तो ये कहलाता है यूट्रिफिकेशन, यानी बहुत ज्यादा पोषक तत्वों के संवर्धन के कारण शैवालों की वृद्धि का हो जाना, वो यूट्रिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये 2 गैस जिम्मेदार मानी जाती है, तो ऑप्शन बी आप में मिल जाएगा। और भी गैस है ग्रीन हाउस गैस में, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का बड़ा योगदान है, इसी में से हमसे चुनना है। और भी गैस है तो क्यों हमने इसको चुना है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जहां पे हो जाएगा वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा नहीं है, ओजोन जहां हो जाएगा वो खतरा नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हाइड्रोजन सूर्य ऊर्जा की बात हो जा रही है तो ये भी खतरा नहीं है, तो इसमें बच जाता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? समुद्र तल पर, समुद्र तल पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है? तो स्टूडेंट यानी जो सी लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो इससे क्या होता है, समुद्र स्तर में क्या होता है, समुद्र सी लेवल में, समुद्र में जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पानी, अब ये पर जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है तो स्टूडेंट ग्लेशियर पिघलता है, और ग्लेशियर पिघलता है तो पानी का रूप लेकर नदियों में जो है जल की बढ़ोतरी हो जाती है, समुद्रों में जल की बढ़ोतरी कराएगा वो, क्योंकि वो जब हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो पानी का ही रूप लेते हैं।
ग्लेशियर अपने आप भी धीरे धीरे स्टूडेंट पिघल रहे हैं, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो और जल्दी जल्दी पिघलने लगते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को ये लीड करता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग में समन ऊर्जा दक्षता का क्या महत्व है? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो स्टूडेंट एनर्जी इफिशियंसी का यानी ऊर्जा का जो संरक्षण, आप एक तरह से कह सकते हो कि ऊर्जा दक्षता, हाँ, ऊर्जा का दक्षता का क्या महत्व है? ठीक है, तो ऊर्जा के दक्षता की जब हम महत्व की बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, तो जो है वो ऊर्जा की दक्षता से क्या होता है स्टूडेंट, जब अच्छी ऊर्जा होगी तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना। एनर्जी इफिशियंसी का यही मतलब है कि जिसको हम ऊर्जा समन कहते हैं, इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ने से रोकने के लिए कम से कम ऊर्जा का खपत करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कम करना, ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जीज है उसका इस्तेमाल कम करना कि ग्रीन हाउस गैस कम निकले। तो ऊर्जा का खपत कम करेंगे तो गैस भी हम कम रिलीज करेंगे। अगला प्रश्न, ओजन क्षय निम्न से कौन सा एक पदार्थ दायी है? यानी ओजन के डिप्लेशन, डिप्लेशन मतलब उसके परत का कट जाना, ओजन के परत का कटना, क्षरण होना के लिए कौन सा गैस, तो मैंने बताया था ओजोन के परत के लिए CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करते हैं। इससे ये कहाँ से, फैक्ट्रियों से निकलता है, गाड़ियों के धुएं से भी बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये इसके लिए ओजोन के डिप्लेशन यानी क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है? यानी ओजोन डिप्लीकेशन, यानी कौन जो है ओजोन परत के संवर्धन के लिए कौन सा उद्देश्य लाया, समझौता किया गया? तो स्टूडेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये जो है वो ओजोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग का भी देखें, पेरिस जलवायु समझौता क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन डिप्लेशन से जुड़ा हुआ है, यानी जो आपका ओजोन परत है उसको संरक्षित करने के लिए इस पे काम किया गया, इसमें बात की गई है कि कैसे हम ओजोन को संरक्षित करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य, अब वही प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पूछ लिया है, इसका अब उसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य स्टूडेंट, जब आप ऑप्शन आप सी को ध्यान से देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, यानी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम अपनी जरूरतों को कम करेंगे और उन चीजों का उपयोग कम करने लगेंगे जो ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, चरण दर चरण। ठीक है, तो इस यानी जो आपका ऑप्शन सी है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये प्राथमिक उद्देश्य है कि ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को चरण दर चरण तरीके से समाप्त करना। इससे क्या होगी, ओजोन परत की रक्षा होगी और हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे पदार्थों का जो ओजोन को, जैसे बहुत ज्यादा हमारी एरोप्लेन जाती है उससे भी हमारा बहुत ज्यादा ओजोन परत प्रभावी होता है, तो उस सब चीजों को धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक का उदाहरण है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक होता है, तो इसमें जैविक घटक की बात बोला, तो जैविक घटक का उदाहरण क्या है, तो कह रहा है मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तो ये जिसमें जान होगी वही जैविक होगा। ठीक है, तो जान किसमें है, मनुष्य में है, पौधे में है, तो मनुष्य और पौधे जो है ये जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, और प्रकाश, मिट्टी, चट्टान ये एबायोटिक यानी अजैविक घटक है। ठीक है, तो एबायोटिक है ये सब, तो जैविक में जिसमें जान होती है वही चीजें आती हैं। पर्यावरण बायोटिक और एबायोटिक यानी इन्वायरमेंट बना किससे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बना है, ये तो आप जान ही रहे हैं। निम्न में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पे पाया जाता है? तो टॉप पे कौन सा पाया जाता है स्टूडेंट, तो शीर्ष पर बच्ची जो होता है वो टॉप पे पाया जाता है। शीर्ष पर बच्ची जो होता है इसमें से शाकाहारी जीव नहीं, ठीक है, इसमें जो एपेक्स पर जो प्रीडेटर है ये टॉप पे पाया जाता है, सबसे टॉप फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के सबसे शीर्ष पे यही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कम तापमान फार्म परफॉर्मास्ट, ठीक है, परमाफॉस्ट और अल्प पौध विकास अवधि किस बायोम की मुख्य विशेषता है? ठीक है, तो लो टेम्परेचर, परमाफ्रोस्ट एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, यानी जिसको कहा जाता है विकास अवधि, तो किस बायोम की मुख्य वो है? ठीक है, तो जब ये किस बायो का ठीक है विशेषता की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है, कह रहा है जो टुंड्रा, बी ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका राइट आंसर होगा, ये टुंड्रा की विशेषता होती है, कम तापमान इसमें रहता है, अल्प पौधे और लो टेम्परेचर इसके साथ परमाफ्रॉस्ट भी इसमें शामिल होता है, तो टुंड्रा। ठीक है, बाकी रैन फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड आपका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा तथा घनी वनस्पतियां किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता होती हैं?
तो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर बोल रहा है, और डेंस जो है वो डेंस आपका वेजिटेशन होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रेन फॉरेस्ट में होता है, ऐसा जब होता है तापमान अधिक होता है, और ठीक है, और यहाँ पे घनी वनस्पतियां जो होती हैं वो रेन फॉरेस्ट में होती हैं, और मरुस्थल में तो होंगी नहीं घनी वनस्पतियां, वर्षा वन में होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। किस पारिस्थितिक किस पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक क्या कहलाता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जो इकोसिस्टम में, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक कौन कहलाता है? क्या कहलाता है, नहीं कौन कहलाता है, ये पूछना चाहिए था इसको। तो ऑप्शन बी को जो हम ध्यान से देख रहे हैं, एक ऐसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, वही प्रोड्यूसर है। उत्पादक क्या है? जो पौधे के, जो सूर्य के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड उसके और माध्यम से अपना भोजन बनाए, तो ऐसा क्या है, और इसमें उत्पादक पौधे ज्यादा इसमें माने जाते हैं, ठीक है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? तो किसी ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो बॉटम लेवल पे, निम्न स्तर पे पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। बॉटम लेवल में ही स्टूडेंट प्रोड्यूसर आते हैं आपके, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे ये सब रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट अगर आपको महामैराथन चाहिए GO801 का, तो आप महामैराथन कमेंट करिएगा कि वी वांट महामैराथन, या हमें महामैराथन का लेक्चर लाइए। अगर आपके वीडियो को अच्छा रिस्पांस होता है तो हम आपके लिए एक महामैराथन वीडियो लेक्चर भी लेकर जल्दी आएंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? और स्टूडेंट किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और किस पेपर, क्या प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं, उनका डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं, अगर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, यानी मोस्ट इकोसिस्टम में जो एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो वो क्या होता है, कर वायु। नहीं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में ही पौधे जो है भोजन बना पाते हैं, ठीक है। तो सनलाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स होता है, सनलाइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक खाद्य जाल में, यानी खाद्य मतलब फूड वेब में पूछ रहा है, तो किसी एक खाद्य जाल में तीर क्या प्रदर्शित करता है? तो तीर क्या वो दिखाता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसा एरो का दिशा होगा, जैसा तीर की दिशा होगी, उधर वो एनर्जी के प्रवाह को दिखाता है, तो ऊर्जा के प्रवाह को दिखाता है। अब जिधर उसका नोक रहेगा, जिधर उसका एरो का फेस रहेगा, उधर एनर्जी प्रवाहित हो रही है, इससे हमें समझ जाना चाहिए, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर। जैव भू रासायनिक चक्र से क्या तात्पर्य है, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट बायो जियो केमिकल पहला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल सब आते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट बी ऑप्शन देखिए, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पोषक तत्वों का पुनर्चक्रीकरण, पुनर्चक्रीकरण, ठीक है, यानी साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्हें पुनर्चक्रीकरण से जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पोषक तत्वों के मध्य पुनर्चक्रीकरण से भू रासायनिक चक्र संबंधित है। स्टूडेंट वीडियोस को अगर आपने शेयर नहीं किया तो फ्रेंड से जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर भी लोगे आराम से। पर्यावरण क्या होता है? कीटों का अध्ययन को पर्यावरण तो कहते नहीं है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वह परिवेश जिसमें जीव रहते हो और आपस में परस्पर क्रिया करते हो, यानी इंटरैक्ट होते हो, एक दूसरे से क्या करते हो, इंटरैक्ट होते हो, ठीक है। एक दूसरे क्रिया करने मतलब एक दूसरे की मदद लेना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का उपयोग में आना और एक दूसरे की उपयोग करना। तो स्टूडेंट यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कि द सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यानी वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं और आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। चलिए हम लास्ट की तरफ बढ़ चले स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? प्राकृतिक यानी नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट है? तो कंप्यूटर नेचुरल में तो आएगा नहीं, आवासीय स्थल भी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं, बचा क्या, जंगल ही है बस। तो इकलौता बी हमारा हो जाएगा फॉरेस्ट, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण का घटक क्या हो जाएगा? जंगल। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से जब हम बात करते हैं तो किसी क्षेत्र में मोबाइल उपकरणों की संख्या, मोबाइल उपकरणों से जैव विविधता का कोई मतलब नहीं है, बायोडाइवर्सिटी में ये नहीं आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष आवास या पारिस्थितिक तंत्र में जीवन की विविधता, हाँ ये तो ठीक है। और तो दूसरा देख रहा है चट्टानों का अध्ययन नहीं होता है बाय, और शहर में रहने वाले लोगों की संख्या से भी संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि अ वेराइटी ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और
इकोसिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर भी करिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महामैराथन अगर स्टूडेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा।